हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनव राज आपके लिए लेकर आ गया हूं 67th बीपीएससी प्रीलिम्स स्पेशल इकोनॉमी के क्वेश्चंस। यहां पर ये जो हमारी सीरीज है जिसमें हमारा टारगेट है कि 30 वीडियोज लाए जाएं, अलग अलग टॉपिक से हों और जिस तरीके के सवाल आते हैं बीपीएससी में उन चीज़ों को ध्यान रखते हुए उससे थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को देखें ताकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप हो सके और जो भी क्वेश्चन हम यहाँ देखें उसकी 360 डिग्री एनालिसिस करें, फिर आगे बढ़ें। और ये करेक्ट अप्रोच होगा आपके लिए भी। आप भी जब तैयारी कर रहे हैं इसी तरीके से करिए। एग्जाम में अभी काफ़ी वक्त है, मोर देन 60 डेज हैं, उस समय को काफ़ी जुडिशियली आपको यूटिलाइज करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा ये रहा पहला क्वेश्चन, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज एसोसिएटेड विथ, या चाहतों का दोहरा संयोग किससे जुड़ा है। और ऑप्शंस हैं नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, या बार्टर एक्सचेंज, या फ्री विज, या रेमिटेंस, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए, इंसिडेंस कह ले, कोई इंसिडेंस कह ले, इसका मतलब होता है संयोग। मान लीजिए कि आपको टमाटर खरीदना है, आप मार्केट जाते हैं और वहां पर टमाटर बेचने वाला ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो ये संयोग की बात है, आपको खरीदना है और बिक रहा है। वैसे टमाटर प्याज इतने इजीली मार्केट में मिलते हैं कि हम इनको कोइंसिडेंस संयोग समझते ही नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि आप किसी छोटे प्लेस पर है, वहाँ एक ही व्यक्ति है जो कि अपने खेतों से टमाटर लेके आता है बेचने, और अगर वो नहीं आएगा तो उस दिन बाजार में टमाटर ही नहीं मिलने हैं। तो उस केस में आप कहेंगे ना कि संयोग की बात है कि वो मुझे मिल गया, मुझे टमाटर मिल गया। लेकिन आपके पास कैश नहीं हो और वो कहे कि मैं उसी व्यक्ति को टमाटर दूंगा जो बदले में मुझे गेहूं दे, उसे व्हीट चाहिए, तो ये दोहरा संयोग हो गया कि टमाटर है, टमाटर बेचना भी है, लेकिन टमाटर बेचने वाला उस व्यक्ति को ही टमाटर देगा जिसको गेहूं चाहिए और गेहूं वाले को टमाटर चाहिए। जो ऐसा दोहरा संयोग हो गया इसे ही डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं। और ये एक्सचेंज वगैरह को काफी टफ बना देता है, डिफिकल्ट बना देता है। हालांकि ये सबसे पहले पद्धति थी जहां पर लोग अपने गुड्स को एक्सचेंज करते थे, जिसको वस्तु विनिमय कहते हैं, बार्टर एक्सचेंज कहते हैं, बार्टर सिस्टम कहते हैं। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। बहुत जगहों पर यह सिस्टम जो है कुछ समय पहले तक दिखा, और खासकर जैसे वर्ल्ड वॉर वगैरह का टाइम था, वहां पर देखते हैं कि लोग जो है सिगरेट का यूज करते थे जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं, और उसी हिसाब से चीज़ों का दाम तय किए थे। लेकिन ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, बस लोग इसको एक स्टैंडर्ड मानक बना लेते हैं और उसके बदले में एक्सचेंज वगैरह करते हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ 3 वाटर बोट्स लगे हुए हैं और 3 व्यक्ति हैं, ये फ्रूट बेच रहे हैं, ये अलग तरीके के कुछ बेरीज वगैरह है और ये मीट है। यहाँ पर उस तरीके का कुछ प्रणाली जो है आप इमेजिन कर सकते हैं और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो जहां पर मीडियम मनी ना हो उसको बार्टर सिस्टम कहेंगे। और यहां पर देखते हैं कि जो सरप्लस कमोडिटी होती है किसी भी व्यक्ति के पास, वो एक्सचेंज करता है उन चीजों से, उन गुड्स या सर्विसेज से जो उसको चाहिए होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ये बार्टर सिस्टम अभी भी कभी कभी देखने को मिल जाएगा आपको, बट बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट नहीं है। और इसमें जो कमियां थी उन्हें दूर करने के लिए हम मनी सिस्टम में इंटर हो गए। और कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है मनी सिस्टम का, कि कॉइनेज पर आते हैं, फिर करेंसी नोट्स पर आते हैं, फिर ये बॉन्ड्स डिबेंचर्स वगैरह पर भी आ जाते हैं। जरूरत पड़ा तो आज हम प्लास्टिक मनी यूज कर रहे हैं, डिजिटल मनी यूज कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी यूज कर रहे हैं। तो ये अपग्रेडेशन एक दिन का नहीं है, बहुत स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस है। और हर एक जो यहाँ पर बीच में एक ट्रांजिशन आया है उसको अच्छे से आपको समझ लेना चाहिए कि फुल बॉडीड कॉइन क्या होता है, टोकन मनी क्या होता है, या इसी तरीके से और कुछ जैसे फिएट करेंसी ये क्या होता है, लीगल टेंडर क्या होता है, नॉन लीगल टेंडर क्या होता है। इन चीज़ों को एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर हम समय की बंदिश में हैं, हर क्वेश्चन पर कुछ ही समय दे सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर बाकी उन टॉपिक्स का नाम जरूर बता देता हूँ जिन्हें आपको देख लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्शन ऑफ अ फर्म एंड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स यूज्ड बाय द फर्म
गिव्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि एक फर्म के उत्पादन के मूल्य और फर्म द्वारा प्रयुक्त जो मध्यवर्ती वस्तु है, जो किसी गुड्स को बनाने में यूज किया गया, जो इंटरमीडिएट गुड्स था, तो इसके बीच का जो डिफरेंस होता है उससे हमको क्या मिलता है? वैल्यू एडेड या फैक्टर कॉस्ट या फिर जीडीपी या फिर जीडीपी डिफ्लेटर या ऑप्शन ही, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस चीज को कहते हैं मूल्य वर्धित या वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड का मतलब होता है एडिशन ऑफ वैल्यू। आप समझ रहे हैं कि मान लेते हैं कि हमें ट्रैक्टर बनाना है और इसके लिए हमने लोहा खरीदा है, ढांचा तैयार हो गया, लेकिन अब उसमें जो है टायर लगाने होंगे। टायर लगाए तो इसमें क्या कर रहे हैं कि ये वैल्यू एडिशन हुआ। तो ये चीज जो है ना, यही वैल्यू एडेड हुआ। कहेंगे कि एडिशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द रॉ मटेरियल बाय अ फर्म बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्शन एक्टिविटीज या प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, इसी को कहते हैं वैल्यू एडिशन। और ये डिफरेंस होता है जो आउटपुट है और जो इनपुट है। तो मान लेते हैं कि कोई कंपनी 50 रुपए में उसके गेट पर, अभी टैक्स वगैरह और जो डिस्काउंट्स मिलने हैं उसको हटा दीजिए, सब्सिडीज हटा दीजिए, 50 रुपए फैक्ट्री के गेट पर किसी चीज की कीमत है, और जो उसमें गैजेट्स पहले से मतलब इंटरमीडिएट गुड्स जो है 30 रुपए के हैं, तो बाकी जो 20 रुपए हो रहे हैं, यही तो है ना वैल्यू एडिशन जो हो रहा है किसी भी फॉर्म में। तो ये हो गया। यहां पर फैक्टर कॉस्ट, तो फैक्टर कॉस्ट सीधा ये समझिए कि फैक्ट्री के गेट पर किसी चीज का जो प्रोडक्ट हो, जो यहां दूसरा ऑप्शन था फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का क्या मतलब होता है? सीधे समझ लीजिए कि फैक्ट्री के गेट पर किसी भी प्रोडक्ट का जो कीमत हो, यानी वो टैक्स से और सब्सिडी से इन्फ्लुएंस ना हो, तो उसको फैक्टर कॉस्ट कहेंगे। या आप वैसे समझ लीजिए कि ये जो फैक्टर कॉस्ट है, इसमें अगर इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ दें और सब्सिडी को घटा दें तो हमें मार्केट प्राइस मिल जाता है, सेलिंग प्राइस मिल जाता है। आगे आता है टर्म जो ये जीडीपी। जीडीपी का तो पूरा एक बढ़िया सा डिस्क्रिप्शन है कि जो भी टोटल मॉनेटरी या कह लें कि मनी वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, जितने भी फिनिश गुड्स हैं और जो सर्विसेज है किसी कंट्री के टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रहे हैं किसी नियत टाइम में, स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में, किसी स्पेसिफिक साल में, फाइनेंशियल ईयर में, उन सबको कहते हैं जीडीपी। और जीडीपी डिफ्लेटर जो है, इससे पता चलता है हमें महंगाई का। ये एक कह लें कि पैरामीटर है, इंडिकेटर है। ये कह सकते हैं कि जीडीपी प्राइस डिफ्लेटर, या इसको कई बार इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर भी कहते हैं। और ये इंपैक्ट मेजर करने में बहुत मदद करता है कि कितनी महंगाई है। जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब हो गया कि नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इनटू 100। तो इससे पता चलता है कि कितना फ्लक्चुएशन है। मान लेते हैं कि 2012 में एक कोई कंपनी है, वो कार बनाती थी, उस कार का कीमत 5 लाख होता था, ठीक है। और उस वर्ष टोटल 3 या कह लें कि 4 कार प्रोड्यूस किए गए, तो टोटल जीडीपी मान लीजिए कि उस देश की 20 लाख ही हुई। उसके 10 साल बाद उस कार की कीमत जो है वो 10 लाख हो गई है, और जो 2 गाड़ियां ही प्रोड्यूस हुई हैं, तो टोटल 20 लाख ही जीडीपी रहा। देखने में तो जीडीपी बराबर है, लेकिन आप समझ रहे हैं कि यहां पर जो गाड़ियों का कीमत है वो दुगना हो गया है, महंगाई 100% प्लस हो गई है। तो ये कैसे हम जाने? ये जीडीपी देख के तो नहीं पता चलेगा कि महंगाई बढ़ी है कि नहीं। वहां पर ये जीडीपी डिफ्लेटर जो है काम आएगा। जो नॉमिनल जीडीपी है बाय रियल जीडीपी, इसको बेस ईयर का जीडीपी मान लें तो कहेंगे 10/5 गुने 100। अब ये कट गया ऐसे, तो कहेंगे कि 200% जो है एग्जिस्टिंग टाइम से इन्फ्लेशन हो गया। ये कैलकुलेशन करके हम महंगाई का पता लगा पाते हैं, इसका यही फायदा है। आई थिंक इतना इंफॉर्मेशन काफी है। अगले सवाल पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट इज इंक्लूडेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेड्स इन द बजट ऑफ इंडिया। जब आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जब एग्जाम देने जाएंगे, तो वहां पर यूनियन बजट और स्टेट बजट को बहुत अच्छे से करके जाना बहुत जरूरी है। वहां पर केवल पॉलिसीज या फिर नए स्कीम्स को याद नहीं करना है, यहां पर हर एक छोटे छोटे पहलू को ध्यान देना है कि कैपिटल रिसीट कितना था, रेवेन्यू रिसीट कितना था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर।
वैसे अगर बजट को दो हिस्सों में हमें बांट के देखना हो तो बजट में हम ये देखेंगे कि हमारे पास कितने रुपए आए और कितने रुपए गए हमारे यहां से खर्चने हैं। तो जो आता है, जो प्लस है, उसको प्राप्ति कहते हैं, उसको इंग्लिश में रिसिप्ट कहते हैं, और जो खर्चने हैं वो व्यय हो गया। तो देखिए, और दो वर्गीकरण हो सकता है, क्लासिफिकेशन, कि अगर कोई भी देश है उसका बजट तैयार होता है तो उसमें कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कि पूंजी बनाती हैं। जैसे कि आपने स्कूल बना दिया, वो कैपिटल तैयार हुआ आपका, लेकिन अगर आप वहां टीचर को, स्टाफ को पैसा, सैलरी पे कर रहे हैं, वो रेवेन्यू का हिस्सा हुआ, उसको कहते हैं कि ये राजस्व है। रेवेन्यू में पैसा आता भी है, राजस्व में पैसा खर्च भी होता है। कैपिटल से पैसा आता भी है, अगर आपने कुछ मान लेते हैं कि बहुत बड़ी सी एक हॉस्पिटल बना दी, ठीक है, और हॉस्पिटल बहुत अच्छा चला, बाद में गवर्नमेंट पूरा का पूरा हॉस्पिटल बेच देती है, तो उससे जो पैसा आएगा वो एक बार में कैपिटल एक बार में आ गया हमारे। एक हो गया कि इसमें खर्च भी हो रहा है। अब देखिए, जो जीएसटी है उसको कहां रखते हैं, ये इन चार ऑप्शंस के हिसाब से आपको बताना है। तो इसको रखते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत, यानी करेक्ट आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर बी। और राजस्व प्राप्ति का सीधा मतलब है कि ये ऐसे प्राप्ति हैं, ऐसे रिसिप्ट हैं सरकार के, जो कि किसी भी तरीके की नई लायबिलिटी नहीं तैयार कर रहे हैं, ना ही ये सरकार का जो टोटल एसेट है उसमें भी कमी ला रहे हैं। और यहां पर जो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, फिर उसको दो तरीके से हम बांट के देखते हैं। एक को कहते हैं नॉन टैक्स और एक को टैक्स। यानी कि नॉन टैक्स का मतलब हो गया, ये टैक्सेशन वाला हो गया, जिसको कि कर प्राप्ति कहते हैं, यानी जो टैक्स में पैसा आ रहा है। मान लेते हैं जैसे कि जीएसटी हो गया, ये टैक्स हो गया, लेकिन सरकार स्पीड पोस्ट करने का काम करती है, सरकारी बसें चलती हैं। अब बस में कोई चढ़ रहा है, किराया दे रहा है, तो वो टैक्स तो नहीं है ना, वो नॉन टैक्स वैल्यू है, गैर कर प्राप्ति है, लेकिन वो राजस्व के हिस्सा है अल्टीमेटली। तो ये पूरा अब आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बाकी सारे टर्म्स को भी समझ लिया जाए। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या हुआ, समझ गए? जो यहां पर पूंजीगत प्राप्ति हो रही है, पूंजीगत व्यय क्या है, सब कुछ आप समझ गए। अब यहां पर जब हर बार का बजट आएगा तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए कि हमारे पास रुपए जो आ रहे हैं हमारे देश में, तो उसके एक्सपेंडिचर कहां होने हैं और रिसिप्ट कहां कहां से हो रहा है। यानी ये रुपीज कम्स इन, यानी कि ये रिसिप्ट की बात कर रहा है, प्राप्तियों का बात, और ये गोज आउट, यानी कि ये एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। आप यहां पर जो देख रहे हैं ना, ये जो टर्म्स लिखे गए हैं, अब आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे कि जो पैसा आ रहा है उसका 36% हम बोरोइंग से लाते हैं, उधार मांग के लाते हैं। ये नॉन टैक्स रेवेन्यू, आप समझ गया कि ये राजस्व का हिस्सा है, लेकिन गैर कर है। ये कस्टम से आता है, जीएसटी से इतना आ रहा है, कॉरपोरेशन टैक्स से आ रहा है, और कॉरपोरेशन जीएसटी, ये आप समझ रहे हैं कि ये हमारे राजस्व के सोर्स हैं। इनकम टैक्स से 14%, नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट से 5% और यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 8%। जो पैसा हम खर्च रहे हैं तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पर, सब्सिडी पर, डिफेंस पर, ब्याज के पेमेंट पर। जैसे कि हम कहीं से पैसा लाए हैं उधार, जो ये बोरोइंग है, तो इसके बदले हमें ब्याज देना होगा, तो उसमें जो पैसा खर्चना है वो हो गया। यहाँ पर जो राज्यों को उनका जो शेयर है टैक्स में और जो ड्यूटीज में, या फिर फाइनेंस कमीशन का जो ट्रांसफर है कि राज्यों को नियत पैसा दिया जाए, या सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में और भी अन्य तरीके के एक्सपेंडिचर्स हैं। तो ये पूरा का पूरा हिसाब है। बजट को एक बार में ऐसे देखें तो आपको पता चलेगा ट्रेंड की क्या है रेवेन्यू रिसिप्ट्स का, कैपिटल रिसिप्ट्स का, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। हम देख रहे हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर विथ टाइम बढ़ रहा है लगातार, और बाकी तीनों में वे भी कर्व्स नजर आ रहे हैं, बढ़ा है घटा है विथ टाइम। थोड़ा सा पॉज करके आप इसको विशेष तौर पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, in which one of the following types of unemployment the marginal production of the employed people is 0। यानी निम्न में से किस प्रकार की बेरोजगारी में नियोजित लोगों का सीमांत उत्पादन शून्य होता है। यानी मान लीजिए कि किसी खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं और कल से कहा गया कि 2 लोग जो है जाके बाजार में बात डीलिंग करेंगे, बाकी 3 ही लोग काम करेंगे खेतों में, लेकिन फिर भी कुछ भी असर नहीं पड़े अगर उनके उत्पादकता पर, तो इस तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कहते हैं। क्योंकि 2 लोग तो मेहनत कर रहे थे लेकिन उनके काम करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसको कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी छिपी हुई बेरोजगारी, यानी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी।
अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति है वो ज़्यादा स्किल्ड वाला है, ज़्यादा डिग्री है उसके पास, वो बेहतर काम कर सकता है, लेकिन जॉब मार्केट में जॉब्स की क्राइसिस की वजह से वो अपने लेवल से कम लेवल का नौकरी कर रहा है टू मीट हिज बोथ एंड्स। तो इस तरीके के बेरोजगारी को कहेंगे कि वो अंडर एम्प्लॉयड है, यानी कि अल्प रोजगार है। रोजगार तो है लेकिन अल्प है, जो वो डिजर्व करता है वो उसको नहीं मिल रहा है। वॉलेंटियर या कह रहे वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ये स्वैच्छिक है, नाम से ही पता चल रहा है कि वो व्यक्ति इच्छा से बेरोजगार है। ऐसा नहीं है कि वो जॉब ढूंढ रहा है और नहीं मिल रहा है, वो जॉब ढूंढ ही नहीं रहा है तो मिलेगा कहां से, और वो घर पर आइडल बैठा हुआ है। एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, अब ऐसा टर्म जो है आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन क्रिएट हो रहा है, जो काफ़ी शिक्षित व्यक्ति हैं उनको कोई काम नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके की जो बेरोजगारी हो गई, शिक्षित बेरोजगारी है, ये काफ़ी यहाँ पर हम काम भी कर रहे हैं ताकि ऐसी सिचुएशंस ना क्रिएट हों। स्किल डेवलपमेंट पे काम किया जा रहा है और भी बहुत कुछ किया जा रहा है। वोकेशनल कोर्सेज पर यहाँ फोकस करने का मेन मकसद है। क्वेश्चन नंबर 5, Which of the following are the quantitative methods to control credit used by Reserve Bank of India? देखिए, रुपया जो है देश में उसको पूरे तरीके से कंट्रोल करने का काम आरबीआई का है, और आरबीआई के अलग अलग कह लें कि काउंटर्स हैं जो कि बैंक कहलाते हैं। आरबीआई जो है इन बैंक्स को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, और मार्केट में कब कितनी लिक्विडिटी रहेगी, इन्फ्लेशन का क्या रेट रहेगा, ये सब कुछ तय करने का काम आरबीआई करता है। और इसके लिए वो बैंकों से मदद लेता है, उनके द्वारा ही रेगुलेट करता है। जैसे कि आपके घर में पंखा है, पंखा तेज चल रहा है और ठंड का एहसास हो तो आपको पंखा जो है उसको कम करना है, लेकिन उसके लिए आप क्या करेंगे, रेगुलेटर ढूंढेंगे ताकि उसको कम कर सकें। यही जो वो रेगुलेट कर रहे हैं आप, इसी तरीके से बैंकों को रेगुलेट किया जाता है आरबीआई के द्वारा। अब यहां पर दो तरीके के टूल्स यूज किए जाते हैं, एक क्वालिटेटिव टूल कहलाते हैं, क्वांटिटेटिव टूल। आपको बताना है कि इसमें से कौन से हैं जो कि क्वांटिटेटिव टूल है, क्वालिटेटिव टूल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। कैश रिजर्व रेशियो, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, वेरिएबल पोर्टफोलियो सीलिंग, ओपन मार्केट ऑपरेशन और ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो हम क्या देखते हैं कि जो कैश रिजर्व रेशियो है या LAF है या फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन है, ये तीनों के तीनों जो है ना, ये आते हैं क्वांटिटेटिव टूल में, जबकि ये जो VPC है ये क्वालिटेटिव टूल में है। वहां पर मोरल सुएशन, डायरेक्ट एक्शन, इस तरीके के टूल्स होते हैं आरबीआई के पास। रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट, ये सब क्वांटिटेटिव टूल के ही पार्ट्स हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर यहां हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी एक से अधिक यहां ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन द प्राइसेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आर एट हाई लेवल्स, तो उस सिनेरियो को क्या कहते हैं कि इकोनॉमी क्या एक्सपीरियंस कर रही है कि जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बहुत बढ़ जाए और साथ ही साथ बेरोजगारी भी बढ़ जाए। डिसइन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, बूम, डिफ्लेशन या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस वाले सिनेरियो को कहते हैं कि ये स्टैगफ्लेशन है। हिंदी में अगर कहें तो मुद्रास्फीति जनित मंदी। यहां पर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई है और महंगाई भी बहुत अधिक है। अविस्फीति जो है डिसइन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन तो है लेकिन उसका रेट जो है वो रिटार्ड हो रहा है। पहले महंगाई 10% थी, फिर 6%, फिर 4%, 2%, लेकिन महंगाई है। ऐसा नहीं कि महंगाई खत्म हो रही है, महंगाई है लेकिन उसका रेट कम हो रहा है, तो वो चीज हो गया बूम। यानी कि बस आप कहें कि इकोनॉमी बूम कर गया, बहुत ज्यादा एकदम तेजी आ गई इकोनॉमी में। और डिफ्लेशन यानी अविस्फीति, महंगाई का जो उल्टा हो गया, उसको डिफ्लेशन कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, स्टैगफ्लेशन। और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, और इम्पैक्ट भी जानना जरूरी है। जैसे कि पॉवर्टी जो है, बेरोजगारी से आती है गरीबी, वो पूरा विशियस साइकिल है, वो बढ़ता जाता है। अनएम्प्लॉयड अगर कोई व्यक्ति है तो फिर वो अपने बच्चों को बेहतर क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पाएगा, तो अगली आने वाली जो जनरेशन होगी वो ज़्यादा स्किल नहीं एक्वायर कर पाएगी, तो फिर वो बढ़िया वर्कफोर्स नहीं तैयार होगा, फिर वो अपने आने वाले जनरेशन को क्वालिटी लाइफ नहीं दे पाएंगे। ये सब बिल्कुल
बिल्कुल आपको अच्छे से समझना होगा। और फिर जो देखते हैं कि ड्रग्स वगैरह, चोरी वगैरह बढ़ती है, उन चीज़ों के पीछे ये अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा रोल है। गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मनरेगा हो गया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, या फिर जवाहर रोजगार योजना वगैरह जो पहले से स्कीम था। तो ये सब कुछ है जिसमें सरकारों के द्वारा काम किया जा रहा है ताकि अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन जो है वो ग्रेव ना हो। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, और आपको बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प इन डिराइविंग कोर इन्फ्लेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन मूल मुद्रास्फीति प्राप्त करने में मदद करेगा। अब यहां पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बड़े बड़े ऑप्शंस हैं, तो धैर्य रखना है। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, देखने में बल्कि है। तो पहला स्टेटमेंट है कि एस्टिमेटिंग द कॉस्ट फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। तो देखिए यहां पर हम देखते हैं कि जो कोर इन्फ्लेशन है उसका कनेक्शन होलसेल प्राइस इंडेक्स से है, WPI से है, और वहां पर केवल गुड्स की हम बात करते हैं, वहां सर्विसेज की बात नहीं करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट वैसे ही गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है एस्टिमेटिंग द कॉस्ट एट होलसेल प्राइस रेदर देन रिटेल प्राइस। तो क्या ये हेल्प करेगा कोर इन्फ्लेशन को डिराइव करने में, मुद्रास्फीति प्राप्त करने में? तो नहीं। देखिए यहां पर जब हम इस तरीके का काम करें कि होलसेल प्राइस के हिसाब से देखें और यहां पर कोर जो इन्फ्लेशन है उसका ट्रू एस्टिमेशन नहीं आ पाता है। तीसरा है यहां पर एक्सक्लूडिंग द प्राइस ऑफ वोलाटाइल आइटम्स फ्रॉम हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो देखिए ये बात बिल्कुल सही है, हेडलाइन इन्फ्लेशन है जो पूरे इकोनॉमी की इन्फ्लेशन है, और उसमें से जो वोलाटाइल आइटम्स हैं जैसे कि फूड और फ्यूल हो गया, जिसके प्राइस बहुत तेजी से कम ज़्यादा होते हैं, अगर उनको हटा दें बाकी जो चीज़ बच जाते हैं वो कोर इन्फ्लेशन में आते हैं। और ये बताते हैं कि ठीक है, एक डायरेक्शन में हमारा इकोनॉमी जब चल रहा है तो ये कोर इन्फ्लेशन में हम सही आंकड़ा का आकलन कर सकते हैं। जैसे कि वहां पर फूड और फ्यूल को हटा दिया जाए तो हमें कोर इन्फ्लेशन प्राप्त होता है। सही जवाब यही है। चौथा ऑप्शन है एक्सक्लूडिंग द प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स फ्रॉम हेडलाइन इन्फ्लेशन। नहीं, ये बात सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ये आप समझ गए कि अगर आप हेडलाइन इन्फ्लेशन में से रिड्यूस कर देंगे फ्यूल और फूड यानी वोलेटाइल आइटम्स को, तो उसके बाद आपको कोर इन्फ्लेशन मिलता है। इस क्वेश्चन का बस इतना अर्थ है। और यहाँ पर बहुत तरीके के मेजर्स वगैरह हैं, इन्फ्लेशन के टाइप्स होते हैं कि ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन है या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। इन चीज़ों में भी आप डिफरेंस एक बार को समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बजट की बात की जा रही है भारत सरकार की। ध्यान दीजिएगा, ये बिहार सरकार से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, भारत सरकार से वर्ष 2021-22 के लिए। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? आप जानते हैं कि जब बजट पेश किया जाता है तो बस एक डॉक्यूमेंट नहीं होता है, उसमें बहुत कुछ इंक्लूडेड होता है। क्या उसमें एक्चुअल एस्टिमेशंस होंगे वर्ष 2019-20 के लिए? क्या उसमें बजट एस्टिमेशन होंगे वर्ष 21-22 के लिए? क्या उसमें रिवाइज एस्टिमेट होगा वर्ष 2020-21 का? और क्या उसमें एक्चुअल एस्टिमेट होगा वर्ष 20-21 का? समझना है। देखिए, एक तो एस्टिमेशन हो गया जो कि सरकार बता देती है कि आने वाले साल में हमको ऐसा करना है। कितना हो पाया ये कहलाएगा कि ये जो मतलब सरकार जो बता रही है वो बजट एस्टिमेट होता है। उसके बाद आधा वक्त, कुछ वक्त बीत जाता है तो लगता है कि नहीं, ये जो हमने सोचा था उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, तो एक रिवाइज एस्टिमेट होता है। और तीसरा होता है कि एक्चुअल एस्टिमेशन, मतलब सब कुछ हो गया, अब हमने आकलन किया कि वो किस स्थिति में है। तो जो बजट होता है, जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, मान लेते हैं वर्ष 21-22 के लिए, तो उसमें एक्चुअल एस्टिमेशन होगा वर्ष 19-20 का, यानी कि जो हो चुका है सब कुछ, उसका काम पूरा है। बजट एस्टिमेट होगा आगामी वर्ष के लिए, और रिवाइज एस्टिमेट होता है वर्ष 20-21 के लिए। यानी 3 सक्सेसिव ईयर्स में देखिए, जो सबसे पिछला साल होगा उसका एक्चुअल एस्टिमेट, उसके बाद वाले साल का रिवाइज एस्टिमेट, और जो अब साल चलने को है उसका बजटरी एस्टिमेट। तो इन तीनों को इंक्लूड किया जाता है जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो गया। बट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था वो आप समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्लॉज 49 कई बार न्यूज में दिखता है, वो किससे रिलेटेड है?
क्या वो कॉरपोरेट गवर्नेंस के नॉर्म से रिलेटेड है, या इंसॉल्वेंसी बैंक करप्सी से रिलेटेड है, या डिस्क्लोजर ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, या ज्यादा प्राइवेट बैंकों के खोलने से रिलेटेड है, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो क्लॉज 49 कॉरपोरेट जगत का एक टर्म है, ये नॉर्म्स है, कॉरपोरेट गवर्नेंस के नॉर्म्स की बात करता है। और लिस्टिंग अग्रीमेंट जो है कि स्टॉक एक्सचेंज में हम किन कंपनी को लिस्ट कर रहे हैं, और ये इफेक्ट में आया था 31 दिसंबर 2005 को, और ये फॉर्मुलेट किया गया है ताकि कॉरपोरेट गवर्नेंस को हम और बेहतर कर सकें। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम आगे बढ़ते हैं, टाइम की हमारे पास कमी भी है। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म इंटरमीडिएट गुड। ध्यान दीजिएगा, जब शुरू में हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 कर रहे थे उस समय भी हमने मध्यवर्ती माल की बात की थी, इंटरमीडिएट गुड्स की बात की थी। अब उससे मिलता जुलता ये क्वेश्चन है और इसमें आपको शायद कंफ्यूजन नहीं होगा। पहला है कि गुड्स इन ट्रांजिट फ्रॉम वन नेशन टू अनदर एज अ पार्ट ऑफ ट्रेड, या गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्टॉक ऑफ वन ईयर टू अनदर, या गुड्स यूज्ड एज रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस फाइनल गुड्स, या गुड्स यूज्ड एज फाइनल प्रोडक्ट्स, या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। बहुत आसानी से आप बता सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि ऐसे गुड्स जो कि यूज किए जा रहे हैं एज रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस फाइनल गुड्स, तो वो हो गए इंटरमीडिएट गुड्स। क्वेश्चन नंबर 11, कि वो कौन से देश हैं जो कि पार्ट हैं मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन इनिशिएटिव के, या इसमें से वो कौन सा देश है जो इसका हिस्सा है। क्या थाईलैंड उसका हिस्सा है, क्या चाइना है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, और ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड। बाकी ये जो देश दिए गए हैं ये मेकोंग गंगा कोऑपरेशन इनिशिएटिव के मेंबर्स नहीं हैं। इसको शॉर्ट में MGC कहते हैं। मेकोंग एक इंपॉर्टेंट रिवर है इंडो चाइना की, और इंडिया की और बांग्लादेश की इंपॉर्टेंट रिवर है गंगा। लेकिन देखिए, बांग्लादेश मेकोंग परियोजना का, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन का मेंबर नहीं है, ये याद रखेंगे। टोटल 6 कंट्रीज को आपको याद में रखना है, इंडिया और इसके साथ 5 देश, आसियान के वो 5 देश हैं, कंबोडिया है, लाओस है, म्यांमार है, थाईलैंड है और वियतनाम है। मैं आपके साथ मैप नहीं साझा कर पा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप अपना मैप खोलें और इन जगहों को देखें थोड़ा सा ध्यान से। क्या इसमें कोई देश लैंड लॉक्ड है? जो 5 देशों का नाम मैंने लिया है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये जो देश हैं, यहां पर हम क्या देखते हैं कि टूरिज्म के लिए, कल्चर के लिए, एजुकेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए ये एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। तो यही कोऑपरेशन की एक इनिशिएटिव है, एक पहल है। और जब ये थोड़ा हिस्टोरिकली हम समझना चाहें तो ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था वर्ष 2000 में वियतनाम में, यानी कि लाओस की राजधानी वियतनाम में ये सब कुछ कंक्लूड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द टर्म हाई पावर्ड मनी। जब आप मनी को पढ़ते हैं तो वहां पर आप M1, M2, M3 ये सब भी देखते हैं। ये भी टर्म कई बार सुनने को आता है RBI से इत्तेफाक रखता हुआ। क्या है वो? अ करेंसी विथ हाई परचेजिंग पावर, क्या इसको कहते हैं? या अ करेंसी विच इज एक्सेप्टेबल टू मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, या अ करेंसी विच इज इशूड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, या गोल्ड रिजर्व जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री के पास होता है, या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो हाई पावर्ड मनी को M0 कहते हैं और इसको रिजर्व मनी भी कहते हैं, मनी विथ जनता, या पूरा का पूरा करेंसी जो सर्कुलेशन में है किसी खास देश में, इसको कहते हैं। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, अ करेंसी विच इज इशूड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, और मॉनेटरी बेस के रूप में भी इसको जानते हैं। अब मेरा आपसे यही सवाल है यहां पर कि हॉट मनी किसे कहते हैं, मैं उसका जवाब चाहूंगा आपसे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, ये टर्म कई बार अखबारों में आपने पढ़ा होगा, RBI के संदर्भ में यूज हुआ है कई बार इसको। तो ये किससे इत्तेफाक रखता है? फिनटेक इंडस्ट्री से, यानी फाइनेंस टेक इंडस्ट्री से, या इलीगल सैंड माइनिंग से, या एग्रीकल्चरल सब्सिडीज से, या रिसोर्स के कंजर्वेशन से, या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। RBI मैंने कह दिया है, इकोनॉमी का सीरीज चल रहा है, बहुत आसानी से आप बताएंगे कि सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है, फिनटेक इंडस्ट्री से, फिनटेक उद्योग से।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक फ्रेमवर्क सेटअप किया था, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, जो अलाउ करता है फिनटेक यानी फाइनेंशियल टेक कंपनीज को भारत में कि वो प्रोड्यूस कर सकते हैं विदाउट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। और ये आरबीआई की जो सैंडबॉक्स है, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, ये हेल्प करेगी करीब 5000 ऐसे फर्म्स को और स्टार्टअप्स को, ताकि हमारा देश है वो और सुदृढ़ हो सके फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में। तो इसके वजह से न्यूज में रहा। क्वेश्चन नंबर 14, Which of the following sectors has the highest share of commercial energy consumption in India? ध्यान दीजिएगा, यहां कमर्शियल एनर्जी की बात की जा रही है कि किस सेक्टर का सबसे अधिक है। एग्रीकल्चर, हाउस होल्ड, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रीज या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो यहां पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उद्योग। उद्योग जगत की बात की जा रही है। अब थोड़ा सा हमें एक रफ आइडिया मिल जाना चाहिए कि हाउस होल्ड है, जो घरेलू है, ये कितना ऐसे एनर्जी यूज कर रहे हैं, क्या शेयर है इनका कमर्शियल एनर्जी में। तो हाउस होल्ड करीब 24%। इसी तरीके से जो एग्रीकल्चर है यहां पर करीब 18%। अब ट्रांसपोर्ट कितना यूज कर रहा है, तो ट्रांसपोर्ट मात्र 1% यूज कर रहा है। उद्योग जो है ये कितना, तो करीब 42%, और जो बच गए बाकी 15% उसमें मिसलेनियस। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ, मतलब ये एपेक्स बॉडी है टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व्ड इन द रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम। यानी जो ग्रामीण वित्तीय व्यवस्था है उसमें जो भी संस्थाएं शामिल हैं, उनके गतिविधियों के समन्वय के लिए इनमें से कौन सा शीर्ष निकाय है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, या नेशनल हाउसिंग बैंक, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए, जब भी आप वित्तीय समावेशन की बात करते हैं तो वहां पर नाबार्ड का जिक्र आ ही जाता है, और यही इसका करेक्ट आंसर है। नाबार्ड एग्रीकल्चर बैंक है और इसको सेटअप किया गया था वर्ष 1982 में। यह भी एक सवाल हो सकता है कि नाबार्ड को कब सेटअप किया गया था। जब सरकारिया कमीशन पूछ सकता है बीपीएससी की कब सेटअप किया गया, तो नाबार्ड क्यों नहीं। और जो हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशंस हुए उसके बाद और बूम आया रूरल इकोनॉमी में, और वहां पर एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव रोल रहा है नाबार्ड का भी इन एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने में। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, कुदुम्बश्री ये एक वीमेन ओरिएंटेड कम्युनिटी बेस्ड पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम है, और इसका इत्तेफाक किस राज्य से है? महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केरला। कई बार ये ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, स्टेट स्पेसिफिक कोई स्कीम है उसके बारे में। मान लेते हैं कि यहाँ एक ऑप्शन बिहार होता, और उसके बाद आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या बिहार का एग्जाम है तो बिहार से ही सवाल पूछे जाएंगे। तो नहीं, ऐसा हर बार नहीं होता है। कई बार स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं, कई बार गैर राज्यों से भी सवाल पूछे जाते हैं। और 3 टियर स्ट्रक्चर है जब हम कुटुम्बश्री की बात करें, वीमेन कम्युनिटी नेटवर्क की, और ये बहुत अच्छे से काम कर रही है, एक सक्सेसफुल मॉडल है, और एनसीईआरटी वगैरह में भी बहुत अच्छे से इन चीजों को डिस्क्राइब किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, विथ रेफरेंस टू द इंडियन बैंकिंग सिस्टम, एक वर्ड आता है स्प्रेड। ये स्प्रेड क्या चीज को डिनोट करता है? जो फ्रीक्वेंसी है ऑफ कैपिटल इनफ्लो बाय द गवर्नमेंट इनटू पब्लिक सेक्टर बैंक, या फिर रेशियो है जो टोटल गुड एसेट और बैड एसेट का, या एवरेज नंबर ऑफ बैंक जो है किसी डिस्ट्रिक्ट में, या फिर प्रॉफिट विच इज एप्रोप्रिएटेड बाय द बैंक, या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो जो लाभ होता है ना बैंकों को, उसी को कहते हैं स्प्रेड। अब समझिए, जो भी बैंक्स हैं वो तो बस ऐसे सेवा के भाव से नहीं आई है ना, मतलब गवर्नमेंट इस तरीके से बैंक चलाती है कि लोगों का बरकत हो, बट फिर भी इतने लोग काम कर रहे हैं वहां पर, रेंट पर एक बिल्डिंग लिया गया है, इतने स्टाफ काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है, प्लस में कुछ प्रॉफिट भी होना चाहिए, और इन चीजों को देखते हैं। तो जितना सरकार बैंक के पास पैसा आ रहा है और बैंक अपने यहाँ जमा ले रही है किसी दूसरे रेट पर, और जब वो लोन में दे रही है तो किसी दूसरे रेट पर, अब जो इसके बीच का डिफरेंस है वो इनका अर्निंग है, और इसमें जब सब कुछ हम पे कर दे रहे हैं, जो बच रहा है वो प्रॉफिट है।
स्प्रेड के तौर पर इसको जाना जाता है। वह लाभ जो बैंकों द्वारा विनियोजित किया जाता है उसको स्प्रेड कहते हैं। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस हो गया लेंडिंग रेट और बोरोइंग रेट का, ये पूरा अर्निंग हो गया और फिर इससे कैलकुलेट किया जाता है स्प्रेड। क्वेश्चन नंबर 18, यहां पर एक इंडेक्स है जिसका नाम है इंक्लूसिक्स इंडेक्स। ध्यान से देख लीजिए स्पेलिंग, INCLUSIX, इंक्लूसिक्स इंडेक्स किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? RBI, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, क्राइसिल, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये जारी किया जाता है क्राइसिल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, ये यूनिक इंडेक्स है जो कि मेजर करता है कि किस हद तक वित्तीय समावेशन हुआ है, फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है। जो लोग हैं जो समाज के निम्न वर्ग से आते हैं या शहरों से बहुत दूर हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, उन तक बैंकिंग व्यवस्था किस हद तक पहुंची है, इस चीज को वहां पर मापा जाता है। और ये टोटल इंडिया के 666 डिस्ट्रिक्ट्स में इस तरीके का सर्वे किया गया और यहां पर फिर इस तरीके से एक इंडेक्स तैयार किया जाता है, स्कोर दी जाती है और 4 क्रिटिकल पैरामीटर इसमें जो होते हैं कि ब्रांचों का पेनिट्रेशन कितना है, डिपॉजिट पेनिट्रेशन कितना है, क्रेडिट पेनिट्रेशन कितना है और इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कितना है। इन 4 चीजों के हिसाब से फिर ये इंडेक्स तैयार किया गया। क्वेश्चन नंबर 19, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स बेसलाइन रिपोर्ट, ये किसके द्वारा रिलीज की जाती है आपको बता देना है। SDG इंडिया इंडेक्स है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या एमनेस्टी इंटरनेशनल या यूनेस्को या नीति आयोग या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। बहुत आसानी से आप बता सकते थे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग। अगर यहां इंडिया नहीं होता तो आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ सकता था, लेकिन इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। ये एक कंप्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है जो यहां पर हम देखते हैं कि भारत सरकार देखती है कि किस हद तक हम 2030 के टारगेट के तरफ अग्रसर हैं, कहां तक हमारा काम हुआ है। लेकिन कुछ कुछ यहां पर जो SDG के टारगेट्स हैं जैसे कि 12, 13, 14, 17, इन चीजों को कंसीडर नहीं करते हैं, बाकी अपने प्रोग्रेस को हम आंकते हैं। और आज का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 20, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ये किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? और अंत में जो मैंने आपसे इतने सारे पब्लिकेशंस के क्वेश्चंस पूछे, बस यही मकसद है कि इस तरीके के सारे रिपोर्ट्स को, सारे पब्लिकेशंस को गो थ्रू हो लेना है। कोई भी सवाल है उसमें इंडिया का रैंक क्या रहा है, टॉप कौन किया है, ये सब कुछ अच्छे से ध्यान में रहे। ऑप्शन पहला है NBER यानी नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च, जो कि यूएस के मैसाचुसेट्स में है, या फिर यूनाइटेड नेशंस का CTAD, UNCTAD या वर्ल्ड बैंक या IZA जो कि जर्मनी के बॉन में बेस्ड है। और ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये UNCTAD के द्वारा यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इनके द्वारा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, हाल में की गई। और इंडिया को टोटल कहेंगे कि $64 बिलियन FDI से आए हैं 2020 में, और इंडिया 5वां सबसे बड़ा FDI का रेसिपेंट है। यह भी बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यहां पर हमने इस रिपोर्ट से यह भी समझा कि क्या इंपैक्ट रहा कोविड-19 पैंडेमिक का हमारे ऊपर, वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर, इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से वो हैम्पर करता है, सब कुछ बहुत अच्छे से यहां बताया गया। और जो इंडिया का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है जो कि डिजाइन किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट्स को प्रायोरिटी दे। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये कर सकते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसमें, और उसका भी यहां पर डिस्कशन किया गया कि वो एक बढ़िया पहल है भारत सरकार का। तो इन चीजों पर विशेष तवज्जो दिया गया। आपको इसी तरीके से डिटेल में चीजों को पढ़ना है, और बार बार मैं कहता हूं कि टाइम के हिसाब से पढ़ाई करिए। बहुत लिमिटेड टाइम है और उसको जुडिशियली यूज करना है। देखने में लगेगा कि 60 दिन से अधिक बचा है, लेकिन क्या आप उसके लिए तैयार हैं? बहुत अच्छे से परमुटेशन कॉम्बिनेशन करते रहना है, और कहां पर कितना टाइम देना है इस बात का ही बहुत ध्यान रहना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई दुविधा है, कोई संकोच है, तो बेहिचक आप इन नंबर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग